गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था भाषा। भाषा हम लोगों ने पढ़ा, उसका एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया है आपका। और आप लोगों से मैंने कहा था कि ये जो आपका लीव हो रहा है 10 डेज़ का, इस बीच आप अपने सारे वर्क कंप्लीट कर लेंगे। 10 या 15 डेज़ मेरे ख्याल से हो गए, करीब करीब 8-9 से आपकी क्लासेस बंद चल रही है। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि कंप्लीट करने के बाद आप पिक्स जो है मुझे सेंड करेंगे, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा। 2-4 लोगों ने मेरे पास भेजा है और बहुत अच्छा उनका काम है, वेरी गुड उनके लिए जिन लोगों ने मुझे भेजा है। तो बाकी लोग भी जो है अपना वर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब जो आपकी क्लासेस खुलेगी, जो आपकी क्लासेस चल रही है, इन क्लासेस में आपको जो आपका प्री मेड का कोर्स बचा हुआ है वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपका जब क्लासेस बंद होने के बाद जब स्टार्ट होगा तो आपके प्री मेड एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए आपके जो भी पेंडिंग में वर्क है वो आप अपना कंप्लीट कर लें। बुक्स वर्क, क्वेश्चन आंसर, कॉपी में जो भी वर्क है वो आप कंप्लीट करें। होमवर्क जो भी दिया गया था वो कंप्लीट कर लें। बाकी लोगों को तो जो मैंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था वो भी कंप्लीट करके उन बच्चों ने भेजा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे साक्षी ओझा है और भी कई नाम हैं उसमें, अंशिका है। तो इस तरीके से बहुत से बच्चे हैं जिन लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट करके मेरे पास भेजा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्ड विचार। देखिए, वर्ड जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इससे पहले आपने क्लास 6 में भी वर्ड विचार के ही नाम से इस चैप्टर को पढ़ा था कि वर्ड कहाँ से आए हैं, वर्ड क्या होते हैं। तो मैंने आपको जब भाषा शब्द पढ़ाया था, भाषा चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्डों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें वर्डों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी भाषा को सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए भाषा पता है कि भाषा होती क्या है, फिर अब उस भाषा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन भाषा को लिखित रूप में कहने के लिए, मौखिक रूप में तो हम थोड़ा बहुत बोलना सीख लेते हैं, लेकिन मौखिक रूप में भी हम सही उच्चारण के लिए, सही वाक्य प्रयोग के लिए हमें भाषा के एक एक अंगों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्योंकि वर्णों से ही किसी भी भाषा का रूप शुरू होता है। जैसे हमें का आएगा तभी हम कह पाएंगे आ आएगा, और माँ आएगा तभी हम कह पाएंगे काम। माँ भाषा का ज्ञान होगा। बोलने को तो हमने माँ सुन लिया, माँ माँ बोल दिए, बट हम जब माँ लिखना आएगा, आ की मात्रा आएगी और चंद्र बिंदु लगाना आएगा तभी हम लिखेंगे माँ। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो देखिए वर्ण क्या होते हैं। ध्वनियों, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आपने नर्सरी क्लासेस में स्टार्ट किया होगा कि का से ज्ञा तक, आ से आह तक ये वर्ण होते हैं, और ये वर्णों का समूह होता है, वर्ण माला होती है। ठीक है, और उसमें कुछ अनुस्वार वर्ण होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ये अयोगवाह शब्द होते हैं। और उन वर्णों के उच्चारण में भी जो है कंठ, ऊष्म, कंठ से कुछ निकलते हैं, किसी के बोलने में ऊष्मा मुंह से बाहर आती है। तो ये सारे वर्ण होते हैं। तो देखिए, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे का ये वर्ण है, आ ये वर्ण है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्वर वर्णों को। ठीक है, सबसे पहले हम किन वर्णों को सीखते हैं बोलना, स्वर वर्णों को। तो स्वर वर्ण देखिए क्या होते हैं, आ ई उ री ए ओ औ, ये स्वर वर्ण होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं स्वर वर्ण वो 11 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11। और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं आयोगवाह। आयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, और अन्य यानी इसके अतिरिक्त भी वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे ठ और ढ़, ये जो होता है ये हम कहीं आपके वर्णमाला में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका निर्माण किया गया है शब्दों को बनाने के लिए। तो ये जो होते हैं वो अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं, या इन्हें हम अन्य वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद आप क्या जाते हैं, वर्णों के भेद। देखिए, उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से
वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर वर्ण क्या होते हैं, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वरों के लिए स्वरों में किसी चीज़ की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से ही हम इनका उच्चारण करते हैं। जैसे आ हम बोलते हैं, ई बोलते हैं, तो इसके साथ हम किसी और वर्ण को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन हम जब व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ हम स्वरों को जोड़ते हैं। जैसे हम जब का बोलते हैं तो का के साथ आ होता है, ख बोलते हैं तो खा के साथ आ होता है, गा बोलते हैं तो यानी इसके साथ तो स्वर जुड़ा रहता है। अब देखिए स्वर के दो भेद किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। ह्रस्व स्वर देखिए क्या होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ, इ, उ, री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में समय लगता है, तो ये आ, ई, उ, ए, ये होते हैं वो दीर्घ स्वर। उसके बाद आपका आता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर होते हैं यानी जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, यानी व्यंजन से भी अधिक दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व में तो बिल्कुल ही समय नहीं लगता है, वो तो फौरन उच्चारित हो जाती है। लेकिन दीर्घ स्वरों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो प्लूत स्वर होते हैं उनमें काफ़ी समय लगता है। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वरों के प्रतीक चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, यानी जब हम उन स्वरों को नहीं लिखना है और उनके सिर्फ चिन्हों का प्रयोग करना है तो उसके लिए हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। देखिए जब अब जैसे हमने वर्णों को लिखना सीख लिया, तो अब हमें लिखना है कमी, तो हम क म ई नहीं लिखेंगे, कमी में ये नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ई के लिए एक मात्रा बना दी गई है, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है, तो इस ये हो जाता है कमी। ठीक है, तो ये होती है स्वरों की मात्राएं। देखिए यहाँ पे मात्राएं दी हुई हैं आपकी, मात्रा को आपको समझना है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क का की कु ये इसीलिए बताया जाता है ताकि आपको मात्रा सही से लिखना आ जाए। जो इन चीज़ों को नहीं पढ़े रहता है वो मात्रा सही से नहीं लिख पाता, और मात्रा की मिस्टेक उसकी हमेशा बनी रहती है। इसलिए इस चीज़ का ज्ञान जो है ज़रूर करना चाहिए। और देखिए इसमें कुछ रेफ पदेन शब्द भी होते हैं, कुछ मात्रा जो है वो पीछे से भी लगाई जाती है। जैसे रुकना लिखना है हमें, तो रुकना में हम नीचे से मात्रा रा के नीचे नहीं लगाते, बल्कि रा के पीछे लगा देते। रा पे ऊ की मात्रा जो होती है वो उसके पेट के पीछे लगती है, रा के जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से लगती है। ठीक है, ये आपने देख लिया विशेष में। फिर अब हम आ जाएंगे आयोग वाक्य होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार और आह विसर्ग को ही आयोग वाक्य कहते हैं। यानी आयोग व दो होते हैं, अंग और आह, ये जो वर्ण होते हैं ये आयोग व वर्ण कहलाते हैं। इनको हम ना तो स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आते हैं। जो वर्णों की माला होती है वो इसमें ये स्वरों के बाद आते हैं। स्वर जब वहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसके बाद आयोग व अंग आह ये जो होते हैं वो आयोग वहाँ शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। फिर आपका आता है अनुस्वार। अनुस्वार देखिए क्या होता है कि जिसके में चिन्ह बिंदु होता है, यानी अंग की बिंदु, यानी इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। जैसे हमें बोलना है कंगन, चंदन, है ना, तो चन ना का प्रयोग कर रहे हैं, कंग ना का प्रयोग कर रहे हैं, अंग ना का प्रयोग कर रहे हैं, वंश ना का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है आपका अनुस्वार, यानी इसका उच्चारण करने के लिए नाक की सहायता ली जाती है। इसका चिन्ह बिंदु अंग होता है, इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अंग, शंख, गंध, पंख, हंस, ये होते हैं अनुस्वार। फिर आपका आता है विसर्ग। इसका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। जैसे आह, प्रातः, यानी कंठ, ये चीज़ हमारा खिंचाता है, जो हमारा कंठ होता है। तो इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, प्रायः इत्यादि। फिर आपका आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक देखिए जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है
उसे हम अनुनासिक कहते हैं, यानी इसमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें, यानी जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। आँख, चांद, गांव, यहाँ, वहाँ, इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। फिर आगत ध्वनि, आगत ध्वनि होती है यानी ऐसी ध्वनि अर्थात अर्धचंद्र, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय किया जाता है, यानी आगत ध्वनि कहलाती है। डॉक्टर, काफ़ी, बाल, कॉलेज आदि। उसके बाद आपका आ जाता है व्यंजन। व्यंजन देखिए क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन हैं जो निम्नलिखित है। देखिए वर्ण का वर्ग व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अंगा। उसके बाद आपका तो चावर, च छ ज झ यहाँ, टावर, ट ठ ड ढ ड़, तावर, त थ द ध न, पावर, प फ ब भ म। ये होते हैं आपके व्यंजन वर्ण। अब व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में देखिए क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेके माता, का ख ग घ ग च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द न न, प फ ब भ म, यानी ये यहाँ पे स्पर्श करें। फिर य र ल व श, य र ल व ये अलग होते हैं। श श स ह ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। श श स ह ये जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन में आते हैं। और य र ल व ये जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन में आते हैं आपके या र ला, यानी का से लेके माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद या र ला व जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या र ला व यानी हम इसको अंदर से, इसको बोलने के लिए हमारे अंदर से आवाज़ निकल रही है। और उसके बाद श श स ह इसको बोलने के लिए मुख से वायु बाहर आ रही है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। छा देखिए किससे मिलकर के बनता है, का और ये जो पटफेड़ शा होता है उससे मिलकर के छा बनता है। त्र जो है वो ता और रा से मिलकर के बनता है। ज्ञ जो है वो जा और ञा से मिलकर के बनता है। और श्र जो है वो शा और रा से मिलकर के बनता है। यानी 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आयोग वर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हम आ जाएंगे अन्न वर्ण। अन्न वर्ण इससे पहले मैंने आपको बताया है अड़ा और ढा, 2 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण से बीज पीछे जाकर झटके से गिर जाते। अड़ा, ढा, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और अड़ा को कहते हैं, ठीक। तो उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और अड़ा को कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और अड़ा को कहते हैं। फिर द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समान व्यंजन शब्द हैं और उनके संयोग से जब वर्ड बन रहा है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, बच्चा, सच्चा, ये सब जो होते हैं वो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी एक जैसे व्यंजन है उनका 2 बार प्रयोग किया गया है। जैसे ता देखिए 2 बार प्रयोग किया गया, पत्ता, कुत्ता, सत्ता, का वर्ड का मक्का, चक्का, हुक्का, ठीक। तो ये कहलाते हैं आपके द्वित्व व्यंजन।
फिर आपका आ जाता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर देखिए, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त यानी कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर रहित व्यंजन से मिलता है, यानी स व मिल गए तो स्व। स्व यानी आधा सा और वा को उसमें मिला के प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई स्वर टच नहीं कर रहा है, तो ये कहलाएगा संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आपका आता है अल्प प्राण और महाप्राण। ये देखिए अच्छी चीज़ है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंगा, च, ज, ञ, यानी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जिसमें आता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और दूसरा और चौथा अक्षर जिसमें आता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। देखिए का है, फिर खा नहीं है, घा नहीं है, का ख गा है, ठीक है, घा नहीं है, यानी दूसरा और चौथा नहीं है। चा में देखिए चा है, छा नहीं है, जा है, झा नहीं है, या है। टा है, ठा नहीं है, अड़ा है, टा नहीं है, ढा नहीं है, अड़ा है। फिर ता है, था नहीं है, दा है, धा नहीं है, ना है। तो इस तरीके से हम ये याद रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अल्प प्राण के अंतर्गत क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा अक्षर। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसको आप आसानी के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसमें वर्ण समूहों का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है वो अल्प प्राण होते हैं, और जिसमें दूसरा और चौथा अक्षर होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर अब देखिए हम देखेंगे वर्णों का संयोग कैसे होता है। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, यानी वर्णों को मिलाया जा रहा है तो ये वर्ण संयोग है। वर्णों के संयोग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है व्यंजन का व्यंजन से संयोग और व्यंजन का स्वर से संयोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन का व्यंजन से कैसे संयोग होता है। देखिए व्यंजन का व्यंजन से संयोग, जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है उन्हें पाई वाले व्यंजन कहते हैं, यानी फुल व्यंजन जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। लेकिन पाई वाले व्यंजनों को जब किसी आगे वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो उसे हम पाई हट जाती है। जैसे आप लिखते हैं अमल, अमल शब्द आपने लिखा, उसमें आप माँ को जो है वो ला से मिलाना है तो माँ का जो पाई है यानी माँ का जो फुल वर्ड की जो लाइनिंग होती है उसको हम हटा देते हैं और आधा आधा माँ लिखते हैं, तो ये कहलाता है आपका व्यंजनों से व्यंजनों का संयोग। ये कहलाता है आपका व्यंजनों से व्यंजनों का संयोग। अब व्यंजनों से स्वरों का संयोग देखिए कैसे होता है। अब बिना पाई वाले व्यंजनों का भी देखिए संयोग कैसे होता है कि शुद्ध, चिट्ठी, लड्डू, चिन्ह, ये
हलंत शब्दों का प्रयोग लगा करके भी हम करते हैं, तो ये भी व्यंजनों का व्यंजनों से संयोग होता है। फिर का तथा फा का संयोग देखिए कैसे होता है, मुफ्त, रक्त, ये होता है का और फा का संयोग। फिर रावण का संयोग, रावण के संयोग के प्रमुख 3 नियम हैं। पहला, स्वर रहित, फिर रूप में अगले वर्ण के ऊपर होता है किंतु इसका उच्चार उस वर्ण के पहले होता है। स्वर रहित रा यानी रेफ के रूप में अगले वर्ण के ऊपर आता है तो उच्चारण उस वर्ण के पहले से होता है। जैसे वाण, वर्ण हम बोल रहे हैं, वर्ण शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन जो रेफ लगा है वो अड़ा के ऊपर लग रहा है, लेकिन हम वा से ही उसका अटैचमेंट करते हैं, तो ये कहलाता है रा वर्ण का संयोग। जब रा वर्ण से पहले कोई हलंत व्यंजन होता है और उस रूप में उस अपने से पहले व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, अपने से जो पहले व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, तो वो कहलाता है पदेन, यानी ट्रक, ड्रम, ये इसको हम पदेन भी कहते हैं। और रेफ जो होता है, ये आपने ऊपर देख ही लिया। फिर व्यंजन का स्वर से संयोग, व्यंजन का स्वर से देखिए क्या है, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही संभव होता है। मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि बिना स्वरों की सहायता लिए व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है, और स्वर का उच्चारण आसानी से हो सकता है, आज़ादी के साथ हो सकता है। फिर आगे देखिए आप वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, ये तो आप लोगों को आता ही है वर्ण विच्छेद करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें स्वर मूल रूप से तथा व्यंजन के नीचे लगाकर लिखे जाते हैं, ये होते हैं वर्ण विच्छेद। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान देखिए, इसको आप पढ़ें। वर्णों को उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख की जिस भाग को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श कहते हैं, उस वर्ण को उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अब देखिए कंठ को छूती हुई कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ ट आ, ये जो है वो कंठ को छूते हैं। तालु को कौन कौन से छूते हैं, ई च छ ज झ म ट तथा श, ये सब तालु को छूते हैं। नासिका को अंग अण ज्ञ न तथा म, ये जो है वो नासिका को छूते हैं। और कंठ और ओष्ठ को कौन कौन से छूते हैं, अ तथा औ। इस प्रकार हमने देखा कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी सहायता लेनी होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के 3 बोध होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। 2 या अधिक व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। शब्द से वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजनों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं, और मुख के जिस अंग से जो वर्ण उच्चारित होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बता रही थी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो अक्सर आपको कभी मिलेगी नहीं, और आप जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो अक्सर ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे आपका था उच्छिप्त व्यंजन, मैंने आपको बताया था उच्छिप्त व्यंजन। ये अल्पप्राण, महाप्राण और उच्छिप्त व्यंजन जो है, ये अड़ा और ढक्कन, ये अन्य अतिरिक्त भी कहते हैं इनको, लेकिन एक इनका नाम है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है।
और अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके आगे कोई भी कंपटीशन वगैरह देंगे आप तो हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा, जल्दी आपको मिलती नहीं ये सारी चीज़ें। तो उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। ठीक, देखिए आपका लेसन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या है, वर्णों के समूह को, यानी वर्णों की जो माला तय की जाती है स्वर और व्यंजन वर्णों की, वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनको समझा के आपको लिखना है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर उनको आपको पूरा बताना है कि स्वरों में कौन कौन से आते हैं और व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, इनको आपको डिटेल्स में लिखना है। फिर स्वर के कितने भेद होते हैं ये आपको लिखना है। फिर व्यंजन के कितने भेद होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है, परिभाषा और उसका उदाहरण भी आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आपको फिल करना है। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ ई उ तथा री कौन से हैं, ऋषभ वर्ग है। श श स ह क्या है, ऊष्म व्यंजन है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। क ग ग का उच्चार स्थान कंठ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको कर लेना है। फिर आपका है ये एक्सरसाइज, ये आपको टिक करना है। इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। फिर आपका है वर्ण विच्छेद, इसको आप करेंगे। वर्ण विच्छेद आपने पढ़ा ना, वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज ये नीचे लिखे वर्णों के सामने उनका उच्चारण स्थान लिखना है। उच्चारण स्थान आपको लिखना है। ये रचनात्मक अध्ययन है, ये तो आपको स्वयं ही करना होगा। मैं थोड़ा हम देख रहे हैं, ये आपको करना है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से बने दो दो शब्द लिखना है। संयुक्त व्यंजन से बने दो दो शब्द आपको लिखना है। फिर दिए गए चित्रों से संबंधित पहला अक्षर लिखना है। पहला अक्षर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे।